Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So from today we are going to start a new topic which is circulatory system. आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इस नाम से भी पढ़ते हैं. सो नाउ द थिंग इज व्हाट इज सर्कुलेशन, क्यों ये सिस्टम नीडेड है. देखो, अभी तक आप लोगों ने जितना ह्यूमन बॉडी को पढ़ा है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी दैट ह्यूमन इज वर्किंग एज अ कॉम्प्लेक्स मशीन. एक पूरा कॉम्प्लेक्स मशीन, या फिर इवन ये बोल सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है. सो ये जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड डाइजेस्ट हुआ. डाइजेशन के बाद हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट होने के बाद अब कैसे पूरे ऑर्गन्स में पहुंचेगा, कौन उसको पूरे ऑर्गन्स में ट्रांसमिट करेगा. तो डाइजेशन के बाद एक प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में वो जो फूड है वो माइक्रोवेलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है एंड फाइनली गिव इट टू द ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है. ब्लड जाता है, हमारे पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करा के आता है. लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंची थी, उसको टिश्यूज तक ले जाने का काम किसने किया था? ब्लड ने. सो एक बॉडी में एक ऐसा सिस्टम, बॉडी में कुछ ऑर्गन से या कुछ फ्लूइड से मिलके बना हुआ एक ऐसा सिस्टम जो कि एक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह करता है, रिक्वायर्ड ऑर्गन्स तक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. इट इज़ द वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ द बॉडी that circulate or that transport the substances from one part to the another part of the body and also collect the waste material and send them to that appropriate position. मतलब हमारी पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेगा, लाइक सेल्स के पास से CO2 को कलेक्ट करेगा और अप्रोप्रिएट पोजीशन मतलब लंग्स की एल्वियोलाई तक ले जाके वहाँ पे दे देगा. पूरी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करेगा और वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद फाइनली जाके दे देगा किडनी को. सो ये जो पूरा कलेक्शन है, यहाँ से वहाँ चीज़ों को ले जाना है, ये सब पॉसिबल हो पाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू. सो सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरी बॉडी का एक कनेक्टिव सिस्टम मान सकते हैं. अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हर एक ऑर्गेनिज्म में वर्क करता है. यूनिसेल्यूलर में इंट्रासेल्यूलर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इंट्रासेल्यूलर का मतलब है एक ही सेल से बनी हुई पूरी बॉडी होती है, तो उनमें जो सर्कुलेशन है वो विद इन वन सेल ही होता रहता है. लाइक इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, अमीबा भी कोई शेप का नहीं होता है, वो भी मान सकते हैं, या कोई भी एक सिंगल सेल है. यहाँ से फूड वैक्यूल में कोई चीज़ डाइजेस्ट हो रही है लाइसोसोम की हेल्प से. ये फूड वैक्यूल पूरे साइटोसॉल में मूव करेगी और फाइनली जब तक इसका सारा मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में एसिमुलेट हो जाएगा, तब तक ये घूमती रहेगी उसी साइटोप्लाज्म में एंड फाइनली इट डिस्चार्जेस आउट. सो ये हो गया इंट्रासेल्यूलर. लेकिन अगर हम लोग किसी मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर की बॉडी के अंदर प्रोसेस नहीं चलती है. ये एक सेल के अंदर ये प्रोसेस नहीं चलती है, बल्कि पूरी बॉडी में सेल्स के बाहर से ट्रांसपोर्ट होता है. तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंटर सेल्यूलर, द यूनिसेल्युलर हैव इंट्रा सेल्यूलर एंड द मल्टी सेल्यूलर हैव इंटर सेल्यूलर सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ सम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जो इसमें हेल्प करते हैं. सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर हम लोग मल्टी सेल्यूलर के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आता है. एक्चुअली सबसे डेवलप ऑर्गेनिज्म ह्यूमन ही है. सो सबसे डेवलप्ड मैमल की कैटेगरी में आता है. दैट इज़ वाई वी आर जस्ट स्टडिंग हियर द मल्टी सेल्यूलर सर्कुलेटरी सिस्टम. मतलब जो मल्टी सेल्यूलर्स में प्रेजेंट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. हमेशा बायोलॉजी को पढ़ते टाइम दिमाग में एक चीज़ रखा करो दैट लिविंग सिस्टम बहुत डाइवर्स है, बहुत वास्ट है. तो एक जगह हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं. लाइक अभी जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं,
सो इंट्रासेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर की हमने बात करी, बट स्पेशली हम फोकस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सो द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हैज़ 3 काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स एज वेल। द फर्स्ट वन इज बॉडी फ्लूइड और द सर्कुलेटरी फ्लूइड, जो फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होगा इस सर्कुलेटरी सिस्टम से। सो इट इज द सर्कुलेटरी फ्लूइड। Circulatory fluid is of 2 types in human: blood and lymph. After this circulatory fluid, एक ऐसा ऑर्गन जो इसको पूरी बॉडी में फ्लो करने में हेल्प कराएगा या जिसको हम लोग बोल सकते हैं पंपिंग कराएगा। सो हमारी बॉडी का जो पंप होता है, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। एंड द थर्ड वन इज दैट पाथ, जहां से होकर ये सर्कुलेटरी फ्लूइड मूव करेगा पूरी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी में। दीज आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। सो इट इज द कॉमन ओवरव्यू ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसमें भी स्पेशली हम लोग ब्लड की बात करते हैं। लिम्फ एक्चुअली में एक टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड एक कनेक्शन की तरह काम करता है। ब्लड सेल्स तक जो भी सामान का ट्रांसपोर्ट करने जाता है, जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने जाता है, ब्लड एक्चुअली में सेल्स के अंदर नहीं जाता है, ना ही टिश्यूज के अंदर जाता है। टिश्यूज के बाहर, सपोज दैट ये कोई मास ऑफ सेल है विच इज कॉल्ड टिश्यू, टिश्यूज के बाहर और सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहता है और टिश्यू फ्लूइड रहता है, और ये है हमारी ब्लड कैपिलरी। सो ब्लड कैपिलरी से सब्सटेंस जाएगा टिश्यू फ्लूइड में एंड देन टिश्यू फ्लूइड से मूव करेगा टिश्यूज़ में, सेल्स के अंदर। सो ये जो टिश्यू फ्लूइड है, जो टिश्यूज़ के सराउंड कर रहा है टिश्यूज़ को, ये एक्चुअली में लिम्फ होता है। लिम्फ को नॉर्मली हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। लेट्स स्टडी द डिटेल ऑफ ब्लड। So blood is also called fluid connective tissue of the body. Tissue of the body, this blood. It is fluid connective tissue of the body. It is made up of 2 structural components. The first one is blood plasma. And the second one is blood corpuscles. The blood plasma is actual fluid part of the blood, क्योंकि सेल्स में फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो जो एक्चुअल फ्लूइड पार्ट है इट इज़ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स ऑलमोस्ट 55% ऑफ द ब्लड। टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% बनाता है और बाकी का बचा हुआ जो पार्ट होता है ऑलमोस्ट 45% वो ब्लड कॉर्पसल्स या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्स, इनसे मिलके बनता है। ब्लड प्लाज्मा में खुद में 90% पार्ट वाटर होता है। वाटर के अलावा 1% इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने का काम करते हैं, और रेस्ट जो बचा हुआ है 9% उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी स्पेशली कुछ प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स जिनको बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, गैसेस और एक्सक्रीटरी मटेरियल एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें इस 9% में ही होती हैं। ब्लड के जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वैसे तो बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, बट जो 3 मेजर प्रोटीन क्लासेस हैं ब्लड प्लाज्मा की, दीज आर, फर्स्ट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हार्ट, आई एम जस्ट शोइंग हियर। द फर्स्ट प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन।
द फर्स्ट सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ब्लड की ऑस्मोलैरिटी पर कंट्रोल करता है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है। साथ में एल्ब्यूमिन का एक और काम होता है, कुछ वाइटामिन्स को और कुछ ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना या प्लाज्मा में मिक्स कराना। द सेकेंड क्लास ऑफ प्रोटीन इज ग्लोबुलिन। इसमें भी अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन्स रहते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स स्पेशली हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम में। एंड द लास्ट वन इज क्लॉटिंग फैक्टर्स। These clotting factors help the blood clotting when any tissue get punctured। जब भी कोई टिश्यू पंक्चर हो जाता है, ब्लड बॉडी से बाहर निकलने लगता है, तब ब्लड को क्लॉट कराने का काम ये क्लॉटिंग फैक्टर करते हैं अलॉन्ग विद ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के साथ मिलके यही ब्लड की क्लॉटिंग कराने में हेल्प करते हैं। नाउ मूविंग टू द ब्लड कॉर्पस्कल्स। Blood corpuscles are of 3 types. The first one is RBCs. RBCs are also called the erythrocytes. Erythrocytes. WBCs, white blood cells or leukocytes. And the last one is blood platelets. Blood platelets are also called the thrombocytes. So it is the structure of blood. RBCs are non-nucleated cells. Adult condition में इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बायकॉन्केव शेप की होती हैं और बायकॉन्केव शेप के होने के अलावा इनके पास ही HB हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन इज आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। 1 molecules ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 molecule ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो RBCs होती हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बट एक्सेप्शनल केस है, सारे मैमल्स में ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, बट कैमल हैज़ द न्यूक्लिएटेड RBCs। जो लाइफ स्पैन होता है RBCs का 120 days होता है और ये हमारे बोन मैरो से ही बनती हैं। नेक्स्ट इज WBCs। WBCs और ल्यूकोसाइट्स भी बोन मैरो से बनती हैं। लाइफ स्पैन 4 to 5 days होता है और स्पेशली वर्क करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ये जो WBCs हैं अमीवॉइडल शेप की होती हैं, बायकॉन्केव शेप की थी और ये अमीवॉइडल शेप की रहती हैं। अमीवॉइडल शेप की होने के साथ साथ में इनके साइटोप्लाज्म में भी एक वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर इनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है देन दे आर कॉल्ड द ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स। और अगर ग्रेन्युलर नहीं होता है देन दे आर कॉल्ड द अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स। तो अग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स आर द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स। दे आर अगेन डिवाइडेड। अपने अपने नेचर के बेसिस पे वापस से ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स को डिवाइड किया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट्स are of 3 types: acidophils, basophils and neutrophils. Acidophils, basophils and the neutrophils. And the agranulocytes are of monocyte and lymphocyte. And lymphocytes. Now talking about the blood platelets. Blood platelets or the thrombocytes are of biconvex shape. ये जो सेल्स होती हैं ये स्पेशली वर्क करती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग करना इनका सबसे स्पेशल वर्क होता है। थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बिन प्रोटीन के हेल्प से वर्क करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ये ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। So it is all for today, the structure or structural component of blood. In the next lecture we will talk about heart and the blood vessels.